ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर की वर्किंग हम देख रहे थे, राइट। सो उसी को आज भी हम कंटिन्यू करते हैं। आज जो भी ट्रांसफॉर्मर का कंप्लीट वर्किंग होता है, जब भी हम इनपुट पास करते हैं, उस इनपुट से किस तरीके से एनकोडर क्या कर रहा था, जो भी आपका इनपुट था उसको एनकोड कर रहा था या फिर उसका वेक्टर क्रिएट कर रहा था। एंड डिकोडर का काम था उस वेक्टर का यूज करके जो भी हमारी लैंग्वेज थी उसमें वो डिकोड कर रहा था या फिर ट्रांसलेट करके हमें दे रहा था। सो ये देखने से पहले, जैसे हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था कि फोर्थ असाइनमेंट मंडे को हमें डिस्कस करनी है, तो फोर्थ असाइनमेंट की है आपने, डिस्कस करते कितने अराउंड 30 क्वेश्चंस है। सो जल्दी जल्दी करेंगे, 20-25 मिनट्स में हो जानी चाहिए। ठीक है, किया है आपने फोर्थ असाइनमेंट? लेट मी शेयर माय स्क्रीन। What are the differences between RNN and ANN? So ANN and RNN का वर्किंग, दोनों का वर्किंग हमने देखा हुआ है। सो एग्जैक्टली ऐसे क्या डिफरेंसेस है RNN में फ्रॉम ANN? सो मीन्स ANN में ऐसे क्या ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से हमें RNN क्रिएट करना पड़ा, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। In ANN, pass data at a one shot, and in RNN, timestamp wise will pass the data. And in ANN, we are not able directly. We are passing that input to the next layer output of hidden layer, and in RNN, it is passed to itself also, the self. And the ANN current layer is fully connected, and in RNN it is as well as fully connected, as well it will passes to self. Yeah, to self layer also. Yes. सो ये जो आर्किटेक्चरल चेंजेस किए हमने आरएनएन में, इसकी क्या जरूरत थी? Yeah, because in ANN we were not able to pass a sequential data. ऑर्डर नहीं मेंटेन कर रहा था, तो इसके वजह से हम RNN यूज करने लगे। यस, सो क्या होता है, कहीं पे भी हम ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, या फिर हमें जो इनपुट या आउटपुट चाहिए उसकी लेंथ फिक्स्ड होनी चाहिए, राइट। सो यस, एंड जो हमारा टेक्स्ट डेटा आता है वो फिक्स इनपुट आउटपुट लेंथ का नहीं होता, तो इन सब प्रोसेसेस के लिए हमने क्या किया था, आरएनएन नाम का न्यू आर्किटेक्चर क्रिएट किया था। सो आरएनएन का जो बैक प्रोपोगेशन है वो एएनएन से कैसे डिफरेंट है? हाउ डज आरएनएन बैक प्रोपोगेशन वेरी फ्रॉम एएनएन बैक प्रोपोगेशन? तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा था, डेटा हम टाइम स्टेप वाइज फीड कर रहे थे, राइट। तो वही क्या होता है, टाइम स्टेप वाइज ही हमें क्या करना पड़ता है, बैक प्रोपोगेशन करना पड़ता है। एंड उसे ही हमने कुछ नाम दिया था, बैक प्रोपोगेशन थ्रू टाइम। सो मीन्स टाइम के थ्रू क्या कर रहे हैं, हम बैक प्रोपोगेशन कर रहे हैं। सो हाउ डज आरएनएन हैंडल वेरिएबल लेंथ इनपुट? सो अगर वेरिएबल लेंथ का इनपुट होगा तो आरएनएन किस तरीके से हैंडल कर पाता है? हमने देखा एएनएन तो नहीं कर पा रहा है, तो आरएनएन वो कैसे कर लेता है? Sir, we'll pass the same weight. We'll pass the same weight, and also at like because of that, like even though we add a new input, it will work as is. यस, सो एक कंसेप्ट थी पैरामीटर शेयरिंग नाम की, राइट। सो पैरामीटर शेयरिंग में हम क्या कर रहे थे, फॉर एवरी टाइम स्टेप वी आर यूजिंग द सेम सेट ऑफ वेट्स। सो अगर सेम वेट्स यूज करें तो कितने भी टाइम स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, डेटा को पास कर सकते हैं। इसी तरीके से क्या होता है, बिकॉज ऑफ पैरामीटर शेयरिंग इन आरएनएन वी कैन हैंडल वेरिएबल लेंथ इनपुट्स। सो एक सेम ही वही क्वेश्चन है, व्हाट इज बैक प्रोपोगेशन थ्रू टाइम? जो आरएनएन में हम बैक प्रोपोगेशन कर रहे थे वो क्या होता है, टाइम स्टेप वाइज बैक प्रोपोगेट करना पड़ता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बैक प्रोपोगेशन थ्रू टाइम। एंड अगेन व्हाट इज बाई डायरेक्शनल आरएनएन? Sir, I mean forward also it will calculate the weights, or it will calculate the loss function and all, and after that it will update. I mean from backwards like वो particular input word का कितना contextual value contextually important कितना है वो backward से भी calculate करके आता है। So like to update the weights, right? So we need context from, I mean forward and backward both में, I mean उनको meaning चाहिए, like semantically meaning चाहिए।
तो जैसे हमने देखा So था, can you अगर explain? या श्योर. Bidirectional propagation RNN means there are two networks. One is from left side and one is from right side to capture the exact contextual meaning, and both means simultaneously both neural networks were in bidirectional RNN. यस. सो बेसिकली क्या हो रहा था, जैसे आपका एनईआर का टास्क देखा था हमने, राइट. एनईआर का एक एग्जांपल लिया था हमने, एप्पल इज अ गुड कंपनी. तो एप्पल जो स्टार्टिंग का एप्पल है वो गुड कंपनी है. आपको कंपनी है या फ्रूट है कैसे पता चला, जब आप लास्ट के कंपनी को देखते हैं. तो वहां पे क्या करना पड़ता है, अगर हम एक ही सिंगल डायरेक्शन में इस तरीके से जाएंगे तो क्या होगा, होल इन्फॉर्मेशन जो फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट है हम रिटर्न नहीं कर पाते. तो इसलिए हम क्या कर रहे थे, दो आरएनएन यूज कर रहे थे, एक इस डायरेक्शन में जो लेफ्ट से राइट जा रहा था और दूसरा राइट से लेफ्ट. जिससे क्या हो रहा था, किसी भी वर्ड को जब हम कैलकुलेट कर रहे थे उस टाइम पे हमें क्या मिल रहा था, फुल्ली कॉन्टेक्स्ट हम देख पाए, राइट. एंड उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, जो भी हमें आंसर चाहिए वो हम दे सकते हैं. सो व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ वेट यूज बाय आरएनएन. सो आरएनएन में कौन से 3 टाइप के वेट यूज किए जाते हैं. Input weight, recurrent weight, and output weights. यस. सो इनपुट वेट जो रिकरेंट है वो वेट, एंड फिर आउटपुट के लिए वेट्स आता है, ठीक है. एंड या व्हाट इज पैरामीटर शेयरिंग कंसेप्ट इन आरएनएन. We are using some weights for each time steps, and that weights we are using in each time step means that weights are we are sharing in each time steps in each layer, that is parameter sharing. यस. सो जो वेट्स थे हमारे फॉर ईच टाइम स्टेप वो हम सेम सेट ऑफ वेट्स यूज कर रहे हैं. एंड जो सेम सेट ऑफ यूज कर रहे थे हम फॉर ईच टाइम स्टेप, दैट इज कॉल्ड पैरामीटर शेयरिंग कंसेप्ट. एंड इस पैरामीटर शेयरिंग कंसेप्ट की वजह से क्या होता है, आरएनएन कैन हैंडल वेरिएबल लेंथ इनपुट, राइट. सो ये दोनों क्या एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. सो अगर पैरामीटर शेयरिंग कंसेप्ट यही वो थिंग है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमें वेरिएबल लेंथ इनपुट आउटपुट हैंडल करना पॉसिबल हो पा रहा है. सो अगेन सेल स्टेट क्या होती है एलएसटीएम में. व्हाट इज सेल स्टेट इन LSTM? So, yeah, it will hold the context of the particular input. Like forget gets like it will calculate how much value for that particular input, percentage or score. Okay, so then cell state like it will hold the whole context of this in sentence, and like input gate, like it will confirm like whether the particular input is required to hold required to store in the cell state or not. So basically it holds all the contextual context of that particular sentence. Okay, so cell state is holding all the context or some just important things? Important, sir, important. Forget it will forget the non-important say words. So cell state will hold the important words. Yeah. सो हमारे पास क्या हो रहा था, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, राइट. लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या रहेगी हमारे लिए, अगर कोई भी हमें सेंटेंस प्रोसेस करना है तो उसके लिए अगर क्या हो रहा था, आरएनएन में वेनिशिंग ग्रेडियंट का प्रॉब्लम हो रहा था, जिसमें हम लॉन्ग टर्म जो इंफॉर्मेशन है उसे होल्ड नहीं कर पा रहे थे. तो उसके लिए हमने क्या किया, एक सेल स्टेट इंट्रोड्यूस की. ये सेल स्टेट बेसिकली क्या करता है, जो लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज है उनको कैप्चर करता है. So next question यही है, how does the cell state in LSTM helps remember long term dependencies? So long term dependency किस तरीके से cell state remember करता है. You're using forget get, it is working mechanism by using sigmoid function, and we are applying sigmoid function on previous input layer and current input layer. On that basis, using this sigmoid function in forget get, we are using means if that value is equal near to 1, then that we are information stored in cell, and if value is near to 0, then we are forgetting that informations. So, This
या तो बेसिकली क्या रहता है, जो भी हमें हैंडल करनी है कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा। तो आरएनएन में ऐसा कुछ मैकेनिज्म नहीं था जिसमें क्या होता है लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी है वो हम क्या करें स्टोर कर सके। जैसे हमने एग्जांपल के लिए वो महाराष्ट्र का एग्जांपल लिया था, राइट। आई बॉर्न इन महाराष्ट्र सो आई स्पीक। तो अगर ये सो आई स्पीक के बाद मराठी आना है तो आपको क्या पहले महाराष्ट्र की इंफॉर्मेशन रिमेंबर करनी पड़ेगी। तो ये जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है क्या होते हैं हम सेल स्टेट में स्टोर करते हैं। एंड इसी की वजह से क्या होता है, एंड जब फाइनली हमें आउटपुट देना होता है तो हम क्या करते हैं उस सेल स्टेट का यूज करके आउटपुट दे देते हैं, राइट। सो इसकी वजह से क्या होता है जो लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी है उसे हम हैंडल कर पाते हैं इन एलएसटीएम यूजिंग एलएसटीएम सॉरी सेल स्टेट। सो वैनिशिंग ग्रेडियंट क्या होता है आरएनएन में एंड इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ रहे थे। या बेसिकली क्या हो रहा था जो हमारे ग्रेडियंट की वैल्यू थी जो हम वेट अपडेशन के लिए यूज कर रहे थे वो बहुत ही स्मॉलर बन रही थी जिसकी वजह से क्या होता है वेट अपडेशन नहीं होते। सो आरएनएन में ये प्रॉब्लम आ रहा था, राइट। सो इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट हो रहा था आरएनएन के वर्किंग के ऊपर या फिर उसकी एक्यूरेसी के ऊपर। वो प्रॉपरली लर्न नहीं कर पा रहा था। लेट्स से कि इंफ्रास्ट्रक्चर और कलर का अगर फीचर है, राइट, तो वो जो कलर है अगर वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता, वैल्यू अगर 0 है तो अननेसेसरीली वो लर्न कर रहा था बिकॉज उसमें से तो इनपुट तो कुछ आने वाला नहीं था, बट अननेसेसरीली वो फीचर क्रिएट हो रहा था विच इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग एनी इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल। या सो ये जो था वो वेनिशिंग ग्रेडियंट का प्रॉब्लम था या फिर ओवरफिटिंग का प्रॉब्लम था जो आपने अभी एक्सप्लेन किया। यस, yeah. दैट इज फॉर ओवरफिटिंग। सो बेसिकली आरएनएन में क्या होता है जो कंसिडर हमारा एक यही सीक्वेंस है, राइट। हाउ डज एलएसटीएम सेल। तो जब हम ये प्रोसेस कर रहे हैं तो स्टार्टिंग की इंफॉर्मेशन जैसे हाउ डज द सेल ये क्या होता है वेनिशिंग ग्रेडियंट की वजह से वेनिश हो जाती है। सो क्या होता है लॉन्ग टर्म इंफॉर्मेशन जो हमें रिमेंबर करना था वो फॉरगेट करने लग जाते हैं। सो जैसे आपका कुछ 10 वर्ड के बाद स्टार्ट हो जाए आप लर्न करना स्टार्ट कर जाएंगे 11th वर्ड 12th वर्ड तो स्टार्टिंग की इंफॉर्मेशन हम फॉरगेट करने लग जाते हैं। सो क्या होता है लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी हम हैंडल नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ वेनिशिंग ग्रेडियंट इन आरएनएन। एंड सो यहीं पे क्या हो रहा है हमने एलएसटीएम इंट्रोड्यूस किया था। सो ये एलएसटीएम सेल किस तरीके से वेनिशिंग ग्रेडियंट का प्रॉब्लम हैंडल करता है कर पाता है। इन अदर वर्ड्स कैसे लॉन्ग टर्म जो डिपेंडेंसी है वो हैंडल कर पाता है। By using a cell state, we are handling that vanishing gradient problem. यस, सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं सेल स्टेट यूज कर रहे हैं। सेल स्टेट की वजह से क्या होता है लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी कैप्चर करने में हमें हेल्प होती है एंड उसी की वजह से जो प्रॉब्लम आ रहा था वेनिशिंग ग्रेडियंट का वो भी कुछ अमाउंट तक रिड्यूस हो जाता है। सो एलएसटी में कौन से डिफरेंट गेट्स है एंड व्हाट आर देयर टास्क। Forget gate, input gate, and output gate. Yeah, forget gate, input gate, output gate. So and each जो गेट है उनका टास्क है। So forget gate, it uses a sigmoid function to identify like whether the particular input word is इसका कितना importance है like and then if it is not less than some percentage then it will forget that particular word and it will not update into cell state. And input gate में contextually like cell gate में जो because cell gate will hold all long term memory and the input is going from input gate and whether this particular input whether we need to add to cell state or not that will be handled by the input gate. Mm-hmm. And output gate sir output gate I forgot actually. Yeah, no problem. So anyone else what output gate was doing?
How much information we need to update in a cell state? ओके, सेल स्टेट की इंफॉर्मेशन तो आई थिंक इनपुट गेट अपडेट कर रहा था ना. So basically output get So how much information we are means output as we are sending to hidden state? hidden set की वैल्यू जनरेट करता है फॉर द नेक्स्ट टाइम स्टेप. यस, एग्जैक्टली. सो जो करंट टाइम स्टेप के लिए हम प्रोसेस कर रहे थे, उसके लिए आउटपुट क्या होगा, उसके लिए हिडन स्टेट का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, एग्जैक्टली क्या करता है, आउटपुट गेट जनरेट करता है. सो बेसिकली ये क्या दे रहा है, आउटपुट ऑफ करंट टाइम स्टेप, दैट इज गिवन बाय आउटपुट गेट. सो फॉरगेट गेट क्या करता है, सेल स्टेट में कौन सी इंफॉर्मेशन फॉरगेट करनी है, इनपुट क्या करेगा, सेल स्टेट में कौन सी इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है, राइट. एंड आउटपुट गेट जो है वो सेल स्टेट के ऊपर वर्क नहीं करता, मीन सेल स्टेट से वो इनपुट तो लेता है लेकिन करंट टाइम स्टेप का आउटपुट प्रोवाइड करता है, राइट. सो इनपुट गेट एंड फॉरगेट गेट क्या कर रहे हैं, जो हमारा सेल स्टेट था उस सेल स्टेट में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, लेकिन आउटपुट गेट क्या कर रहा है, सेल स्टेट एंड करंट टाइम स्टेप का यूज करके करंट टाइम स्टेप के लिए क्या आउटपुट होगा वो डिटरमाइन कर रहा है आउटपुट गेट. सो यस, सो हाउ इज द सेल स्टेट अपडेटेड इन LSTM सेल. सेल स्टेट में किस तरीके से चेंजेस होते रहते फॉर ईच टाइम स्टेप, बेसिकली इन गेट्स का ही यूज करके किस तरीके से होते रहते हैं. सो वही जो हमने अभी देखा था, फॉरगेट गेट फॉरगेट करता है, कुछ सेल स्टेट से कुछ इंफॉर्मेशन फॉरगेट करेगा, इनपुट गेट कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करेगा. इसी तरीके से क्या होता है, सेल स्टेट कंटिन्यूअसली अपडेट होते रहते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन फॉरगेट हो रही है, कुछ इंफॉर्मेशन ऐड हो रही है, राइट. सो नेक्स्ट इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हिडन एंड सेल स्टेट. तो हमारे LSTM में क्या है, दो स्टेट है, हिडन स्टेट एंड सेल स्टेट. सो इन दोनों में क्या डिफरेंस है एंड इन दोनों का क्या रोल है LSTM में एग्जैक्टली. So cell state is used to store the long-term memory, and hidden states are used to store or for the short-term memory. या एग्जैक्टली, हिडन स्टेट क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी स्टोर करते हैं, एंड सेल स्टेट क्या है, जो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी थी उसे मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. सो सेल स्टेट हिडन स्टेट हो गया. या हाउ डज LSTM डील विथ लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी प्रॉब्लम इन सीक्वेंसेस. सो लॉन्ग टर्म का जो प्रॉब्लम आ रहा था वो अगेन किस तरीके से सॉल्व करता है LSTM. By using cell state. या सो सेल स्टेट का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं. अगेन LSTM एंड GRU, आपके पास दो ऐसे मैकेनिज्म है, राइट. सो आपके प्रोजेक्ट के लिए कौन सा यूज करना है, या फिर हाउ वुड यू डिसाइड टू यूज LSTM ओवर GRU. सो किस केस में LSTM यूज करना चाहिए, किस केस में GRU यूज करना चाहिए, ऐसे कुछ सिनेरियोज है क्या. सर LSTM का आर्किटेक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और GRU का कैसे सिंपलीफाइड है. 2 गेट्स है, तो अगर जहाँ पे लॉन्ग टर्म मेमोरी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ये करना है, वहाँ पे हम LSTM यूज कर सकते हैं. और नॉर्मली सपोज डेटा इज सिंपल, then we can use GRU. If we can consider the time also, because in LSTM training time is more and in GRU training time is less. Then according to use case we can take decision which architecture we have to use. या सो बेसिकली क्या है, जहाँ पे हमें सिंपलर आर्किटेक्चर चाहिए था, ट्रेनिंग का टाइम ज्यादा नहीं चाहिए, या फिर रिसोर्सेज ज्यादा यूज नहीं करे, उस केस में हम GRU यूज कर सकते हैं. तो इन जनरल यूजुअली क्या होता है, LSTM हमें बेटर एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है, लेकिन कोई कोई केसेस में क्या हो सकता है, GRU भी आपको गुड एक्यूरेसी या फिर बेटर एक्यूरेसी दे सकता है. सो ड्रॉप आउट रेगुलराइजेशन क्या होता है. सबसे पहले तो ये देखेंगे रेगुलराइजेशन की क्या जरूरत होती है, व्हाई वी नीड रेगुलराइजेशन. To avoid overfitting. To overcome the overfitting problem. यस, ओवरफिटिंग के प्रॉब्लम के लिए हम रेगुलराइजेशन करते हैं. सो ड्रॉप आउट रेगुलराइजेशन इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है. So dropout basically, we will drop. Suppose like there is a word, input word, which doesn't has some meaning or a contextual meaning or semantically contextual meaning, and because of that, there is no weight updation. Like it's hardly
some very less percentage. There's no much change in the previous input weightage and current input weightage calculation. And I mean, with the loss function and all. So then there is no need to process those inputs further in all the gates. So we have a hyperparameter to do the dropout, like kitna percentage हमको dropout करना है in the in the sentence, something like that. So we use dropouts. ओके, सो इससे किस तरीके से ओवरफिटिंग का प्रॉब्लम सॉल्व होता है? We can turn off certain percentage of neurons so that the extra things which are not required for our learning is stopped. If we calculate and for certain time steps, if there is no learning, then we can drop those sequences. या सो यहाँ पे जैसे हमारे पास किसी हिडन लेयर में जैसे यहाँ पे 4-5 न्यूरॉन्स अवेलेबल है, राइट? तो हम क्या करेंगे, रैंडमली कुछ परसेंटेज प्रोवाइड करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, उतने परसेंटेज न्यूरॉन ड्रॉप हो जाएंगे. सो अगर ड्रॉप हो रहे, अगर हमने कंसिडर 2 न्यूरॉन ड्रॉप कर दिए एंड ये न्यूरॉन ड्रॉप करने के बाद क्या हो रहा है, आपका जो आउटपुट आ रहा है उसमें या लॉस आ रहा था उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहे, तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये जो न्यूरॉन था वो कुछ इंपॉर्टेंट थिंग लर्न कर रहा है या फिर अननेसेसरी थिंग्स लर्न कर रहा है? लॉस में अगर चेंजेस नहीं हो रहे तो अनइम्पोर्टेंट थिंग लर्न. यस, अननेसेसरी थिंग्स लर्न कर रहे हैं. जैसे आपने अभी एग्जांपल दिया था वो कलर वाला, राइट? हाउस प्राइस प्रेडिक्शन के लिए आपका क्या लर्न कर रहा है, कलर, हाउस ऑफ कलर भी वो यूज कर रहा है. सो हाउस ऑफ कलर की वजह से क्या है, घर का जो प्राइस है वो डिपेंड नहीं है. तो अगर हम वो कलर वाला जो न्यूरॉन है ड्रॉप कर देते तो लॉस जो आने वाला है उसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे, राइट? तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो कलर लर्न कर रहा है पर्टिकुलर न्यूरॉन, ये क्या कर रहा है, ओवरफिट कर रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स लर्न नहीं कर रहा है. तो इसे हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉप आउट मीन्स इसका यूज नहीं करना है, ये हमें पता चलेगा, तो इसको हम हैंडल कर लेते हैं. या फिर कंसिडर कोई अदर कॉलम था, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉलम था, इसको हमने ड्रॉप कर दिया, तो क्या होगा, जो आउटपुट आने वाला है या जो लॉस होगा उसके ऊपर इम्पैक्ट होगा, राइट? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट थिंग थी. इंफ्रास्ट्रक्चर के वजह से क्या होता है, हाउस की प्राइजेस वेरी करती है, इन्फ्लुएंस होती है. तो हम क्या करेंगे, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला न्यूरॉन है उसकी वजह से लॉस हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट थिंग्स लर्न कर रहा है. तो इसी की वजह से क्या होता है, जो ओवरफिटिंग मींस बेसिकली क्या है, कुछ अननेसेसरी थिंग्स, नॉइज लर्न करना इन आवर डेटा, जैसे कि कलर ऑफ हाउस. तो इस केस में क्या होगा, एग्जैक्टली हमें पता चलेगा कुछ क्या अननेसेसरी चीजें क्या हो रही है, लर्न हो रहे हैं, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं. सो पैडिंग क्या होती है, व्हाट इज पैडिंग? So to normalize the data, to do data normalization, we will use padding. Like suppose we have multiple indexes and each of its length is different. So we will make padding. We will use padding to make all the indexes into same length. या सो जितने भी हमारे पास इनपुट है सबको सेम लेंथ पे लाने के लिए हम क्या करते हैं, पैडिंग का यूज करते हैं. सो वन मोर क्वेश्चन, सो RNN LSTM में हम प्रोसेस कर रहे हैं, पैडिंग का यूज करते, राइट? लेकिन हमने ऊपर तो बोला था RNN क्या करते, दे कैन हैंडल वेरिएबल लेंथ इनपुट. सो अगर दे कैन हैंडल वेरिएबल लेंथ इनपुट, तो पैडिंग की क्या जरूरत है? Sir, variable length input in the sense, तब padding का जरूरत है कि like suppose if any index has huge length, like and one index have very less length, so in that case the priority will be given to the highest length indexes, right? So lowest length indexes will not be considered much. So to overcome that, we use padding. Okay. Sir, Means वो भी okay. Yes, sir. Then continue. Yeah, so it means that it can we can't say that it will not handle variable length. It can handle, but if which has a जिसका कम लेंथ होगा और मैक्स लेंथ होगा तो उसमें वेरिएशन होगा, राइट? डिफरेंट सेंटेंस में, तो उसमें हम ट्रंकेट भी कर सकते हैं और मतलब रिमूव भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दैट, एंड पैड भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम. And last thing, I think you should have same matrix, right? Matrix length also we should maintain same. Yes, that is the main thing. So जब हम बैच में प्रोसेस कर रहे हैं डेटा, राइट,
बैच में जब प्रोसेस कर रहे हैं तो क्या होता है, मल्टीपल इनपुट्स हम पास कर रहे हैं. सो कंसिडर आपके पास 5 इनपुट है, उनको हम क्या कर रहे हैं, वन मैट्रिक्स में डालते हैं व्हेन वी आर डूइंग बैच प्रोसेसिंग. तो उस केस में क्या होगा, अगर हर एक वेक्टर के लिए डिफरेंट डिफरेंट है तो मैट्रिक्स हमारा बिल्ड नहीं होगा. तो मैट्रिक्स प्रॉपरली होने के लिए क्या होना चाहिए, हर सेंटेंस का या फिर एवरी सीक्वेंस का लेंथ सेम होना चाहिए. तो फॉर बैच प्रोसेसिंग हम क्या करते हैं, एवरी सीक्वेंस का लेंथ सेम कर रहे हैं. तो ये बैच प्रोसेसिंग याद रखना. क्या हो रहा है, बैच में प्रोसेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पैडिंग की जरूरत होती है. अदरवाइज अगर हम सिंगल सिंगल सेंटेंस पास करेंगे तो वी कैन परफॉर्म जो भी प्रोसेसिंग करना था वो हम कर सकते हैं विदाउट पैडिंग. लेकिन इन जनरल हम क्या करते हैं, बैच प्रोसेसिंग का यूज करते हैं, राइट. हम बैच साइज प्रोवाइड करते हैं तो उसकी वजह से हमें पैडिंग करना पड़ेगा. अगेन या सो GRU एग्जैक्टली क्या है एंड उसमें ऐसा क्या डिफरेंट है फ्रॉम LSTM. GRU में दो ही गेट्स प्रेजेंट है, वन है अपडेट गेट एंड अनदर इज रीसेट गेट. Update gate में we are trying to store the long term information, and in reset gate we are using or decide the which information we have to forget. Yeah, and और LSTM में थ्री नेटवर्क्स है जिसमें हम वही प्रोसेस करते हैं. सिर्फ हमने GRU में क्या किया है, वो जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है. या एंड स्टेट जो होती है उसमें कुछ डिफरेंट होता है. In LSTM, there are two states only, cell state and hidden state. But in GRU, it is in a hidden state only, where Yes. cell state is used to store the long-term memory, and in the GRU, both long and short-term memory is stored by the hidden state only. यस. सो बेसिकली क्या हो रहा था, LSTM में दो स्टेट है, फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म. बट GRU में क्या है, दोनों स्टेट आर हैंडल्ड बाय हिडन स्टेट ओनली. सो GRU में कौन से डिफरेंट गेट्स है एंड उनका वर्किंग क्या है, फंक्शनैलिटी क्या है. यस, अभी आपने बोला था ना, किसी ने बोला था GRU. In GRU, we have only two gates, update gate and the reset gate. एंड क्या वर्क करते हो. How much information from previous hidden state should be forgotten? That is the work of the reset. And the update gate, how much new information should be added to the hidden state in the update gate. यस. सो आगे हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ. सबसे पहले ओनली RNN का देखेंगे. तो RNN के क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है. RNN can process the sequential data, and it can handle the variable length input and output. यस. एंड डिसएडवांटेजेस क्या है इसके. If the long sequence come in action, then it can forward the previous information. या सो लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी का प्रॉब्लम होता है यहाँ पे. एंड वेनिशिंग ग्रेडियंट. यस यस, वेनिशिंग ग्रेडियंट का सेम प्रॉब्लम है. सो सेम फॉर LSTM. एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है. LSTM handling long term dependency. It is the main advantage of LSTM, and disadvantages is it have a complex architecture, and it may be face the overfitting. And because of complex architecture, it may require high configurations. या सो रिसोर्सेस जो है वो ज्यादा लग सकते हैं. नाउ सेम फॉर GRU. एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है. Advantages, it is similar, it is simpler than, or it is simple or not complex than the LSTM. Fast training. It Yes. also handling long term dependency.
And disadvantage, we can say, it is not good as for if data is complex. Mhm. Yeah, it won't give that much accuracy. We can say that. Yes, as compared to LSTM. LSTM, yes. So जब हम LSTM RNN सेल जो होती है हमारे वो इनिशियलाइज कर रहे हैं, वहां पे एक पैरामीटर था रिटर्न सीक्वेंसेस. तो सबसे पहले ये रिटर्न सीक्वेंसेस पैरामीटर एग्जैक्टली है क्या, एंड वो जनरली क्या होता है, रिटर्न सीक्वेंसेस इक्वल टू फॉल्स होता है. तो कौन सी केस में बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहेगा, तो उसे कौन सी केस में हमें ट्रू करना चाहिए. Sir, so we have in LSTM we have hidden state, and then we have two layers in hidden state. So because it passes input to itself. So if we want to pass the return sequences at the time of sending input to hidden layer, so whether we want to pass it to next output layer or we don't want to pass it. So that return sequences is required because by default it will pass to self and it will not passes to the next hidden state or next layer. So Yes. to pass to the next layer we use return sequences. या एंड कौन सी केसेस में इसे ट्रू होना चाहिए. When the input is required to add to the cell state or to process further. या सो बेसिकली yes. Return sequence false we are using when suppose tasks such as machine translation, text summarization, classification, at that time we are using return sequence is equal to false. And suppose we are performing NER, at that time we can use the return sequence is equal to true. For the tasks like sentiment analysis, we use return sequence is equal to false. या तो कंसिडर पहले हम देखते हैं रिटर्न सीक्वेंसेस में क्या होता है. सो जब हम कोई भी सीक्वेंस प्रोसेस कर रहे हैं तो हमारे पास मल्टीपल हिडन स्टेट आती है, राइट. H1, H2, H3 जितनी लेंथ है उतने हमारे पास सीक्वेंसेस मींस जो हिडन स्टेट है वो क्या होगी, जनरेट होगी. तो हम जो आउटपुट कैलकुलेट कर रहे हैं ईच इंडिविजुअल हिडन स्टेट से कर रहे हैं या फिर ओनली लास्ट हिडन स्टेट से कर रहे हैं, इसके ऊपर क्या डिपेंड रहेगा, इसे हमें क्या करना है, ट्रू करना है या नहीं. सो अगर हम रिटर्न सीक्वेंसेस ट्रू करते हैं तो क्या होता है, ये जो हमने मल्टीपल हिडन स्टेट कैलकुलेट की है, H1 फॉर फर्स्ट वर्ड, H2 फॉर सेकंड वर्ड, तो एवरी जो हिडन स्टेट है वो क्या होगी, नेक्स्ट लेयर में पास होती है, राइट. सो कंसीडर जो नेक्स्ट लेयर है वो भी LSTM की लेयर है. तो ये अगर LSTM की लेयर है ये भी क्या करेगी, इट विल प्रोसेस टाइम स्टेप वाइज. तो अगर हमने सिर्फ उसको लास्ट का जो हिडन स्टेट है वो पास किया तो ये होल इंफॉर्मेशन टाइम स्टेप वाइज प्रोसेस कर सकती है क्या, नहीं कर पाएगी, राइट. सो अगर नेक्स्ट लेयर भी हमारी LSTM या RNN की है तो उस केस में हम क्या करते हैं, ट्रू रखते हैं. या फिर जैसे NER जैसे टास्क, NER में क्या होता है, एवरी टाइम स्टेप पे हम आउटपुट प्रिडिक्ट कर रहे थे, राइट. तो उस केस में भी हम क्या करते हैं, रिटर्न सीक्वेंसेस ट्रू रखते हैं. सो ठीक है, नेक्स्ट इज या सो अगर आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रेनेबल पैरामीटर्स कैलकुलेट करने हैं, सबसे पहले देखेंगे हम RNN के. RNN में कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या फॉर्मूला था, Number of input parameters into number of layers in hidden layer plus number of layers in hidden layer. And, number of neurons in the hidden layer. यस. सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो प्रीवियस कनेक्शन आ रहे हैं उसके कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ न्यूरॉन इन प्रीवियस लेयर इनटू नंबर ऑफ न्यूरॉन इन करंट लेयर. ये हो गया फॉर प्रीवियस जो कनेक्शन है. प्लस रिकरेंट के लिए क्या करेंगे, बायस ऐड करेंगे. नो, रिकरेंट कनेक्शंस के लिए रिकरेंट वेट भी है ना. Number of layers in the neurons in the current layer into number of layers in the current layer. यस, Neurons in the current layer. करेक्ट. सो जितने भी न्यूरॉन करंट लेयर में उनको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ न्यूरॉन इन करंट लेयर इनटू नंबर ऑफ न्यूरॉन इन करंट लेयर प्लस लास्ट में बायसेस ऐड करेंगे. कितने बायसेस, Number of neurons in the current layer. करंट लेयर, एग्जैक्टली. एंड फॉर LSTM Same So only. it's a 3 into the same formula, sir. It will be three states, so into 3 we will use. ओके. LSTM के लिए कितना होगा, 3 होगा. Yeah. एंड GRU के लिए Into 2. ओके. सो यहाँ पे क्या होते हैं, मल्टीपल न्यूरल नेटवर्क प्रेजेंट थे LSTM में हमारे,
एंड सेम फॉर GRU। इसकी वजह से क्या होता है, ये जो ट्रेनेबल पैरामीटर है इसलिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सो पैडिंग के लिए कोड लिख सकते हैं क्या, कैसे लिखेंगे? जस्ट हमें क्या करना होता है, कहां से इंपोर्ट कर रहे थे हम? From TensorFlow.kr for pre-processing sequence, import part sequence. या पैड सीक्वेंसेस हम क्या कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे एंड फिर पैडिंग कर रहे थे। सो ठीक है, मीन्स आपको बस कोड राइट करते टाइम बस याद रहना चाहिए कि कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस कीजिए थोड़ी सी इसकी। एंड जब हम पैड कर रहे हैं तो कौन से हाइपर पैरामीटर्स हमें कंसिडर करना चाहिए? कौन से हाइपर पैरामीटर होते हैं पैडिंग में? Padding is equal to pre or post, max length, then max length. वो मैक्स लेंथ वाले पैरामीटर का नाम क्या था? Max length. या मैक्स लेंथ, जिससे क्या होता है मैक्सिमम लेंथ हम फिक्स कर सकते हैं कितनी चाहिए हमें। अगेन प्री पैडिंग करना है, पोस्ट पैडिंग करना है, इसके लिए पैडिंग था। अगेन ट्रंकेशन के लिए कुछ था क्या? ट्रंकेटिंग के लिए भी हम प्री और पोस्ट कर सकते हैं, मीन्स उस पैरामीटर का क्या नाम है? ट्रंकेटिंग या ट्रंकेट पैरामीटर का नाम है, जिससे हम ट्रंकेशन डिटरमाइन करते हैं। अगेन या इतने ही हम बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट। और कुछ याद आ रहा है आपको? सर इनपुट लेंथ भी होगा ना? इनपुट लेंथ हम यहाँ पे नहीं प्रोवाइड करते, मीन्स मैक्स लेंथ प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी ये डिटरमाइन करते हैं हम। सो ठीक है, पैडिंग एंड ट्रंकेटिंग में क्या डिफरेंस होता है? Sir, padding is to add, I mean, default value like maybe 0 or maybe whatever value you want to add in either in the starting or at the ending based on the pre or post. Truncating is like how many words we want to truncate from that particular input length. Yes. So From basically, from pre or post, like again here also we have pre and post. yes. So basically क्या है, हम पैडिंग क्यों कर रहे हैं? हमें जो हमारे सीक्वेंसेस है क्या करना है, सेम लेंथ के बनाने हैं। तो कंसिडर सेम लेंथ के बनाने के लिए हमने कुछ तो एक मैक्सिमम लेंथ सेट कर दिए। कंसिडर हमें क्या करना है, 100 लेंथ के बनाने हैं ईच सीक्वेंसेस। तो अगर जो सीक्वेंसेस क्या है 100 से कम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें कुछ ऐड करके उसे 100 बनाना होगा। तो कुछ ऐड करके जब 100 बनाते हैं दैट इज पैडिंग, उसमें हम कुछ ऐड कर रहे हैं। एंड अगर जो सीक्वेंसेस 100 से बिगर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ रिमूव करना पड़ेगा। सो जो रिमूव करते हैं दैट इज ट्रंकेटिंग, राइट। सो ये आप कर सकते हैं न्यूरल नेटवर्क विथ RNN लेयर, विथ LSTM लेयर, GRU लेयर। एंड इंपॉर्टेंट थिंग्स, अगर बाय डायरेक्शन RNN बिल्ड करना है तो कैसे बिल्ड कर रहे थे, किसी को याद है क्या? सिंपली क्या है, जो RNN लेयर हमने बिल्ड किया था सेम RNN लेयर बिल्ड करेंगे। जस्ट क्या करना पड़ता है, उसे रैप करना पड़ता है बाय डायरेक्शनल एक लेयर का ये आएगा, राइट। फ्रॉम TensorFlow.layers हम क्या कर रहे थे, बाय डायरेक्शनल भी इंपोर्ट कर रहे थे। एंड जो RNN हमने बिल्ड किया था जस्ट उसे ही रैप करेंगे बाय डायरेक्शन में, तो इससे क्या होता है बाय डायरेक्शनल RNN बिल्ड होगा। तो नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एम्बेडिंग लेयर एग्जैक्टली क्या होती है केरास में एंड उसका यूज क्या है? Sir, it's text to numerical conversion, sir. Vector conversion. या बेसिकली एम्बेडिंग क्रिएट करने के लिए एम्बेडिंग लेयर यूज होती है, या फिर जो हमने ऑलरेडी बिल्ड किया है एम्बेडिंग लेयर वो अगर हमें क्या करनी है फिर से ट्यून करनी है या फिर मॉडल को पास करनी है, उस केस में भी क्या होगा एम्बेडिंग लेयर्स का हम यूज कर सकते हैं। सो ठीक है, इसमें कोई डाउट था किसी को? नो, गुड। सो ठीक है, हम यही ये करते हैं एंड जो आज का अभी पार्ट रहने वाला है उसे स्टार्ट करेंगे। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन।